वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और आज के सेशन में हम इंडक्टर सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्योरली रेजिस्टर सर्किट में किस तरीके से हम इन चार पांच चीजों को निकाल सकते हैं वो बता दिया है। ओके, ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडक्टर सर्किट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। ओके, और अगर वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं जाती है तो फिर इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, सो चलिए, एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, जिसमें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा था और उसमें मैंने एक रेजिस्टिव सर्किट में किस तरीके से हम वेवफॉर्म्स को प्लॉट कर सकते हैं वो बताया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए, बिकॉज आप डायरेक्टली अगर इस वीडियो को देखेंगे कुछ बेसिक्स हैं वो आप लैग करेंगे, और मैंने कुछ ट्रिक्स भी सिखा रखी थी कि कैसे आप अपने वेवफॉर्म्स को याद रख सकते हैं और किस तरीके से पावर की एक्चुअल डेफिनेशन लेके हम उसके डेरिवेशन को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वो सब वहां से जाके थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज इस वीडियो में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, चलो इंडक्टर सर्किट की बात करते हैं। यार, ये इंडक्टर सर्किट होता क्या है? देखो, जब हम M2 की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, या फिर जिसने M2 नहीं दिया उसको भी बता दूं कि यार इंडक्टर सर्किट में एक इंडक्टर होता है। ओके, अब ये इंडक्टर करता क्या है? जब भी आप किसी भी इंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करोगे तो क्या चीज होती है, वो अपने आसपास क्या करेगा, एक अलग से ईएमएफ जनरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होता है कि वो उसके कॉज को अपोज करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इंडक्टर एल से एक करंट को पास आउट करूं, सबसे पहले कौन सा करंट पास ऑन कर रहे हैं, हम एक एसी करंट पास कर रहे हैं। तो उस करंट को जब हम पास कर रहे हैं किसके फॉर्म में करते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में करते हैं। और वोल्टेज हमारा वेरिएबल वोल्टेज होता है। किस फॉर्म में वेरिएबल वोल्टेज होता है, वो ओमेगा टी साइन का फंक्शन होता है। करेक्ट, सो V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी हमारा बेसिक फंक्शन रहेगा। करेक्ट, हमने वोल्टेज पास किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो इंडक्टर करेगा, इंडक्टर एक अपोज करने के लिए क्या करता है, एक ईएमएफ क्रिएट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप में से कुछ लोगों को ये चीज याद होगी, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी देख लो। ओके, सो ईएमएफ जितना इंड्यूस होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये बेसिकली क्या करता है, आपके वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब एक्जैक्टली किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ई के बराबर में होगा। ठीक है, तो अगर हम सही से लिखना चाहें तो वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस टाइम्स ऑफ ई, और ई की अपने आप में वैल्यू है विद नेगेटिव साइन, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब v इज सिंपली गिवन बाय l टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। ठीक है, ऑल्सो मुझे पता है कि v क्या है, एक अल्टरनेटिव करंट है ना, उसका वोल्टेज है, मतलब ये एक साइन के फंक्शन में भी रहेगा, तो मैं इसी को आगे लिख सकता हूं, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम ऑफ साइन ओमेगा टी। करेक्ट है ना, तो अब हमें हमारी पहली सी इक्वेशन मिल चुकी है जिसमें हमारा करंट का थोड़ा सा रिलेशन आ चुका है, किसके साथ में, वोल्टेज के साथ में। अब अगर फर्दर हमें करंट का प्रॉपर रिलेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करेक्ट, सो डी आई बाई डी टी लिखते हैं, इस एल को मल्टीप्लीकेशन से नीचे लेके आएंगे, सो दिस बिकम्स एल डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा, दिस इज गोना बी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। करेक्ट, चलो, नाउ डी आई बाई डी टी है, इसमें से करंट चाहिए मुझे, तो डी टी को ऊपर लेके जाएंगे और दोनों साइड में क्या कर देंगे, हम एक बेसिक सा इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब यार इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से तुमने पढ़ रखे होंगे, उसमें ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम हमें होती नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है कि माइनस कॉस होता है, बताओ बताओ। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है कि माइनस कॉस होता है, कॉस होता है, नहीं माइनस कॉस होता है। मुझे भी कंफ्यूजन होता है तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन याद करता हूँ, है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है ना, सो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और मेरे पास में नीचे एल बाई डिफॉल्ट है एज इट इज। ठीक है, डी टी को मैं बस ऊपर लेके आ रहा हूं और मुझे अब दोनों साइड में एक बेसिक सा इंटीग्रेशन कर देना है। डी आई का इंटीग्रेशन करोगे बनेगा क्या, आई विच इज नथिंग बट माई करंट। इसमें वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, जो अपने आप में कांस्टेंट है, हमने सारे कांस्टेंट्स की डिस्कशन पिछले वीडियो में कर रखा था। एल बेसिकली इंडक्टेंस होता है विच इज ऑल्सो अगेन अ कांस्टेंट। तो बनता क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको क्या होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ना ये सिर्फ कॉस ओमेगा टी पे खत्म नहीं होगा, इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा भी आएगा। उसका सिंपल से रीजन है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक कंपोजिट फंक्शन का हो रहा है ना। कंपोजिट फंक्शन में हम पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता था उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करते थे। बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, आई एम होपिंग कि ये आप लोगों को पता रहेगा। ठीक है, चलो, नाउ इसको अगर मैं थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिखूं, सो दिस इज गोना बी वी एम डिवाइडेड बाय ओमेगा है मेरे पास और एल है। ठीक है, और यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो क्या हम आई के या करंट के एक्सप्रेशन को यहां पर लाके छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने देख रखा था कि हम हर चीजें साइन के फॉर्म में करते हैं। मेरा करंट का जो एक्सप्रेशन है वो साइन के फॉर्म में है क्या, नहीं है, मतलब मुझे थोड़ी सी मेहनत करके अपने करंट के एक्सप्रेशन को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉपर फेज डिफरेंसेस समझ में
नहीं आएंगे, है ना। तो मुझे फेज डिफरेंसेस और सब कुछ वेव फॉर्म वगैरह किसके फॉर्म में देखना होता है, मुझे सब कुछ साइन के फॉर्म में देखना होता है, या फिर बेसिकली कहना चाहिए जिसके फॉर्म में वोल्टेज है, वोल्टेज साइन के फॉर्म में, तो करंट भी मेरा साइन के फॉर्म में प्लेस होना चाहिए। नहीं है तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कर देंगे। फिलहाल आप पॉज करके इतना लिख सकते थे, थोड़ा रिवाइंड करके लिख लो। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं आपके लिए, ताकि हम अपने करंट को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कॉस से हटाकर साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री है, सब कुछ बहुत आसान आसान है ना। तो चलिए जरा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास में। जस्ट अ सेकेंड। चलो। बताओ बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अगर कॉस ओमेगा टी है मेरे पास, है ना, तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं जानता हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा के बराबर होता है। मुझे चाहिए कॉस थीटा का साइन थीटा में कन्वर्जन। ठीक है ना। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा का क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। अगर मैं अंदर के अंदर चेंज कर दूं इसको, कैसे चेंज होगा, साइन ऑफ अंदर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है। एंड दिस शुड कम आउट विद अ नेगेटिव साइन, है ना। साइन अगर मैं 90 माइनस ओमेगा टी लिख रहा हूं तो माइनस बाहर लेके मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस समथिंग। साइन माइनस समथिंग क्या होता है, माइनस ऑफ साइन समथिंग। सो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, करेक्ट। एंड सॉरी, हाँ, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है ना। सो दिस बिकम्स एक्जैक्टली इक्वल टू माइनस कॉस, है ना। अगर इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बेटर तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। चलो देखो, बेसिक रिजल्ट क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ये याद है ना ऑलरेडी तो ठीक है, मतलब मैं तो एक चीज रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद की स्टेप सबको याद रहती है, कि खाली माइनस को रिमूव करना है और उसकी जगह पे साइन 90 माइनस थीटा लिख देना है। बट अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखनी ही है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है ना। मुझे चाहिए माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो माइनस साइन समथिंग क्या होता है, साइन ऑफ माइनस समथिंग। ठीक है। तो साइन के बाहर जो माइनस है वो हमेशा अंदर जाता है ना। तो दिस बिकम्स ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो मुझे क्या निकालना था, माइनस कॉस ओमेगा टी निकालना था, और माइनस कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है। चलिए, सो दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज आपका आई इज इक्वल टू, है ना, योर आई इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, करेक्ट। एंड माइनस कॉस ओमेगा टी क्या बनेगा आपका, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है। चलिए, दिस बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना। सो बेसिक था यार, अगर किसी को ये डायरेक्टली यहां से यहां तक याद नहीं रहता, याद करना है कर लो, वरना माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस इसके बराबर होता है, क्योंकि कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, माइनस अंदर लोगे काम ना बन गया। चलिए, अब जैसे मैंने कहा था कि यार वोल्ट करंट को आप साइन के फॉर्म में लिखें तो अच्छा होगा आपके लिए। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो वोल्टेज है वो किस फॉर्मेट में है, साइन के फॉर्मेट में है, करेक्ट, है ना। तो अगर वोल्टेज भी साइन के फॉर्मेट में है और अगर आपका करंट भी साइन के फॉर्मेट में है, तो क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस इजीली देखे जा सकते हैं कि फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ना, वेव फॉर्म बनेगा कैसा, वो सब हो सकता है। ठीक है नाउ, दिस इज आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, आपका जो ओमेगा एल है ना, ये बेसिकली होता है रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस होता है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ना। जैसे जब आपका नॉर्मल सर्किट था उसमें रेजिस्टेंस क्या आता था, आर आता था, ठीक है। लेकिन यहां पर जिसमें इंडक्शन आता है, इंडक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं। और उस एक्सएल की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल के बराबर होती है। तो जो ओमेगा एल है उसको आप एक्सएल से लिख सकते हो, ठीक है ना, वो उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है। सो वी एम अपॉन एक्सएल आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना। चलिए, अब देखो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू इस पूरे को आप मैक्सिमम करंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है। 2 बार 3 बार लिख के देखोगे काम तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी यहाँ पे जगह को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंजेस्टेड होता जा रहा है ना। चलिए, बट एनीवेज डिफरेंसेस तो आपको समझ में आ रहे होंगे, उतना कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। ठीक है। चलो, राइट, ठीक है। चलिए, अब इस साइन वाली चीज को थोड़ा मिटा देते हैं, ऐसा कुछ खास काम है नहीं इसका, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हमारे काम आने वाला था। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड।
ना। सो आई मिल चुका है मुझे, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के बराबर है ना। वी ऑलरेडी था कितना आपका, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। सो बताइए क्या दोनों के दोनों सेम एक जैसे बिहेव कर रहे हैं? नहीं, ये साइन ओमेगा टी पे खेल रहा है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू पे खेल रहा है। इसका मतलब दोनों के फेज डिफरेंसेस सेम नहीं है, दोनों के फेज डिफरेंसेस अलग अलग है। ठीक है, अब फेज डिफरेंसेस अलग अलग हैं तो उसकी हेल्प से हमारा वेव फॉर्म्स प्लॉट हो सकता है। फेज डिफरेंसेस अलग अलग है तो उनका फेस वाला डायग्राम प्लॉट हो सकता है। और फिर ये दोनों करने के बाद में हम पावर की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है इंडक्टिव सर्किट का, हाई पॉसिबिलिटी है कि तीसरी बार फिर से पूछा जाए, है ना। सो प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है ना। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यार वेव फॉर्म्स कैसे प्लॉट हो सकते हैं इसके, और फेज डिफरेंस का डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए। तो 2 ही इक्वेशन दिमाग में रखनी है आपको, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, अब चलते हैं जरा इनके वेव फॉर्म्स को देखने के लिए। ओके, तो वेव फॉर्म्स के लिए मैंने थोड़ा डेटा बना रखा है, आपको ऑलरेडी बना हुआ पिक्चर भी दिख रहा होगा वेव फॉर्म का। लेकिन एग्जाम में तो आपको ये पिक्चर बनी हुई दिखेगी नहीं, आपको खुद से बनानी है। तो आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा कि यार हम इसको बनाते कैसे थे करके। ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेकेंड आपको दिखाते हैं। सो 2 इक्वेशंस है हमारे पास में, एक है v वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। दूसरी इक्वेशन है करंट की, I इज इक्वल टू आई एम, है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। करेक्ट। अब देखो प्लॉटिंग करते हैं। जब मैं v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लॉट करूंगा तो ये क्या है यार, ये बहुत ही बेसिक सा है, साइन कर्व ही है। तो जैसे साइन कर्व बनता हम वैसे ही साइन कर्व यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंसेस काफी अच्छे अच्छे लेना है आपको। 0 ले लिया यहाँ पर, पाई ले लिया यहाँ पर, और 2 पाई ले लिया यहाँ पे, एक ही लेके फायदा हो जाता है, हमारा काम खत्म। ठीक है ना। बीच में क्या आएगा, पाई बाय टू आएगा, और यहाँ पर भी बीच में। ठीक है, तो साइन कर्व क्या होता है, पाई बाय टू पे मैक्सिमम होता है। लेट अस से कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अटेन हो रही है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर जितना आप ऊपर गए थे उतना ही नीचे पे आपका मिनिमम आएगा। ठीक है ना। तो साइन कर्व कैसा बनेगा, बढ़िया अपना यहाँ से जाएगा इस तरीके से, है ना। लगे तो वीडियो को थोड़ा सा 1.5x में चला लीजिएगा आप, अगर आपको स्लो लग रही होगी चीजें तो। मैं बस थोड़ा सा आपको डायरेक्शंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी करंट की वैल्यू आती है, करंट क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय समथिंग। मतलब करंट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिनल से थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, अब ये बना मैंने रेड कलर में दिया है, ठीक है, बनाना मुझे ब्लू कलर में चाहिए था। आइडियली हम ब्लू कलर में इसको बनाते हैं वोल्टेज को, कोई दिक्कत नहीं है यार, ब्लू कलर में फिर से बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये लीजिए। ओके, ये बन गया हमारा ब्लू कलर में वोल्टेज। अब करंट में रेड कलर में बना रहा हूँ, आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप छोटे छोटे कलर ले सकते हैं। तो करंट की जो वैल्यूज हैं वो मेरी रेड कलर में बनेगी। ठीक है, और मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि करंट की वैल्यूज क्या एकदम ऐसी बनेगी, नहीं, क्योंकि ये तभी बनता है जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं, जैसे रजिस्टर के केस में थे। यहाँ पे दोनों सेम फेस में है क्या, नहीं है, दोनों के फेस अलग अलग है। कितने का फेस डिफरेंस है, पाई बाय टू का फेस डिफरेंस है। ठीक है, अब इस चीज को लॉजिकली कैसे समझ सकते हो, देखो करंट की वैल्यू 0 कब बनेगी, देखो साइन की वैल्यू 0 कब बनती है, 0 पे, मतलब यहां पर। लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो करंट की वैल्यू कब 0 बनेगी, जब ये 0 बनेगा। ये कब 0 बनेगा, देख लो भाई, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू 0 बनने का मतलब क्या है कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय टू के बराबर, है ना। मतलब ये जो एक्स एक्सेस होता है ना, बेसिकली ओमेगा टी का ही एक्सेस होता है। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, पाई बाय टू, उस वक्त करंट क्या बन रहा है, 0, मतलब इस पॉइंट पे करंट 0 है। ठीक है, और हमेशा अगर आपकी चीज कुछ नेगेटिव हो रही है तो वो स्टार्ट कहां से होगी, वाई एक्सिस में, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा करंट आपका, तो वो ऐसे जाएगा। उसके बाद मुझे और एक क्या ध्यान रखना है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे मिलेगी, अब अगले वाले पार्ट में मिलेगी। और क्या वो पूरी वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए, नहीं, करंट का जो भी वैल्यूज आता है वो हमेशा वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो यहां तक गया, फिर ये वापस से जाएगा इधर। ठीक है, फिर देखो ये यहाँ पे था, अब ये मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा, तो ये वापस से 0 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे वापस से 0। ठीक है, फिर ये जहां पर 0 बन रहा है वहां पर ये मैक्सिमम बनेगा, और ये पूरा फुल नहीं होगा, इससे थोड़ा सा साइज में छोटा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हाइट का अच्छा खासा ध्यान देना है, वोल्टेज की हाइट थोड़ी ज्यादा ऊपर तक रहेगी, करंट की हाइट थोड़ी कम ऊपर तक रहेगी, बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है ना, समझ में आया, होप समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपका वोल्टेज और करंट का बन जाता है ना। अब यहीं पे अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू होता तो हम क्या बोलते, जब भी समथिंग एडिशन होता है तो शुरुआत कहां से होती है, ऊपर से होती है। ठीक है, और हम कहां जा रहे होते हैं, नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है ना, उसमें भी लॉजिक देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जब भी माइनस समथिंग हो रहा होता है तो शुरुआत कहां से होती है, थोड़ा नीचे की तरफ से होती है आपके। ठीक है, चलिए, फेज डायग्राम्स मैंने आपको सॉरी, ये जो हमने देखा वो क्या देखा है, आपका वेव फॉर्म देखा हुआ है। ठीक है ना। सो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है क्या,
नहीं लिखनी है। मैं जो बोल रहा हूं बस उसको कान से सुन लो, कान से सुन लोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो मैं जैसे पिछले उसमें भी कहा था 4 यूनिट है, 40 डेरिवेशन याद रखने हैं, हर चीज को रटा नहीं जा सकता। इसलिए 2-3 बार लिख लिख के थोड़ा लॉजिकली देखो कि यार इंडक्टिव सर्किट होता है, समथिंग -π/2 मिलता है, समथिंग -π/2 मिलता है, मतलब क्या, मैं जब स्टार्ट करूंगा वो वाई एक्सिस के नीचे से स्टार्ट करूंगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, है ना। कैपेसिटिव सर्किट होगा तो समथिंग +π/2 मिलेगा, मतलब जब मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये फेस किसका होता है, ये ओमेगा टी से चलता है, ये साइन का कर्व है, वेलोसिटी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोल दोगे भाई ये आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बनाने के बाद बताना भी तो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसी कर्व से पावर का भी कर्व बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था पावर में कुछ नहीं करना है, आपको इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब पावर का कर्व जो बनेगा वो एक तो थोड़ा ऊंचा बनेगा क्योंकि वो वोल्टेज करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसा होगा। अच्छा कैसे पता चला कि पावर का कर्व यहीं आके जीरो बनेगा, अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई होकर पावर जीरो बनेगा, अगर वोल्टेज जीरो है तो फिर करंट से मल्टीप्लाई होकर वो फिर जीरो बनेगा, मतलब करंट यहां पर जीरो बना था यहां फिर जीरो बनेगा, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब करंट इस बार ऊपर से घूम के आएगा, और छोटा मोटा ऊपर से नहीं, काफी ऊपर से घूम के आता है करंट, ठीक है ना। क्यों, तो करंट वोल्टेज और इसका प्रोडक्ट है। तो करंट का ग्राफ भी देखो यहाँ पे दिखने लगा, हालांकि हम इसको वापस से फिर अलग से बनाएंगे, लेकिन सिर्फ एक अंदाजन आपको बता रहा हूं कि आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के कैसे इस चीज को एग्जाम में प्लॉट करके आ सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सुनते जाओ मेरी बातों को, ठीक है। ये सब जब डेरिवेशन करोगे तो दिमाग में खुद मेरा आवाज तुम्हारे कान में आती रहेगी, ठीक है। चलिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का हमने करंट का डेरिवेशन एक्सप्रेशन बता दिया। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें मैंने आपको बताया था, हम इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल के बराबर, जो भी डेरिवेशन से निकल गया था हमारा, ठीक है। चलिए, दो चीजें हो गई, वेव फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, अब बचा क्या, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे पता चलता है, देखिए यहां पर ब्लू और रेड कलर में मैंने फेज डिफरेंस बना के दिखाया हुआ है। समझने का तरीका बहुत आसान है, कैसे बताऊं, देखो आपका वोल्टेज का फेज तो हमेशा यही रहेगा, ब्लू वाला, हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह। पिछले वाले वीडियो में जब हम करंट का कर रहे थे तो करंट और वोल्टेज सेम फेस में आते थे, है ना। करंट होता था आई एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज था वी एम साइन ओमेगा टी, दोनों साइन ओमेगा टी पे थे, सेम फेस पे थे। लेकिन इस बार करंट क्या है, -π/2, मतलब करंट एक्चुअल वोल्टेज से लैग कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है ना। मतलब आप लैग करते हो तो वोल्टेज से पीछे की तरफ बना दीजिए। अगर करंट आगे बढ़ रहा होता, मतलब आगे चल रहा होता, लैग नहीं कर रहा होता, प्रोसीड कर रहा होता, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई करंट को पीछे नहीं गिराना है, करंट को ऊपर की तरफ गिराना है। जैसे कैपेसिटिव में करंट लीड कर रहा होता है तो करंट को नीचे नहीं गिराते, करंट को ऊपर गिराते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में, इंडक्टिव वाले में करंट लैग कर रहा होता है तो हम उसको पीछे की तरफ गिराते हैं, ठीक है। हालांकि एंगल ऐसा नहीं बनाते हैं हम, इसको पीछे से ऊपर की तरफ आता है वो भी बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो उस पे उतना कुछ यूनिवर्सिटी ज्यादा नाटक नहीं करेगी, ये आपके वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। फिर रेड वाला आपके करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, π/2 के बराबर, कि ये π/2 से वोल्टेज से पीछे चल रहा है। हो गया फेज डायग्राम, क्या करना था इसमें, इतना ही लिखना था, ठीक है, बन गया फेज डायग्राम। लास्ट में क्या आता है, पावर। पावर में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगने वाला है ना। तो फटाफट से एक काम करते हैं, पावर की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को 1.5x में चला दीजिएगा इन केस रिक्वायर्ड। मैं जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ वो सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपके बेसिक्स उतने सॉर्टेड नहीं है या फिर आप सारी चीजें रटने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़े लॉजिक्स बता रहा हूं, उससे आप चीजों को रटने की जगह याद रख सकते हो। ओके ना, चलिए थोड़ा सा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर का डेरिवेशन जो है उसको फटाक से देख लेते हैं, है ना। देखो यार सिंपल लॉजिक था, हम देख चुके हैं, पावर इज गिवन बाय वोल्टेज इनटू करंट, है ना। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस करंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, जिससे हमें क्या मिलता था, इंस्टेंटेनियस पावर मिलता था, करेक्ट, है ना। सो पावर इज इक्वल्स टू क्या है, वोल्टेज तो फिक्स है, वी एम फिक्स है, मतलब वैल्यू है वेरिएबल है, साइन ओमेगा टी से वेरी करता है, ठीक है ना। और करंट का क्या था, करंट आया था हमारे साथ में पास में लास्ट में, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2, करेक्ट, है ना। सो अल्टीमेटली हमें ये चीज मिली थी करंट की। इसको इस तरीके से लिखने की जगह आप इसको अपने कॉस वाले फॉर्मेट में लिखेगा, क्योंकि हमें एक कॉस का फॉर्मूला पता होता है जिससे हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो आई एम एज इट इज, है ना, साइन समथिंग क्या बता था, ओमेगा टी -π/2 इज माइनस कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। जैसे हमें स्टार्टिंग में इसके पहले जब स्टेप्स लिख रहे थे तो आ रहा था हमारा क्या था, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी था, करेक्ट, है ना। ये लीजिए हो गया। अब ये चीज हम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता होता है किसका, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पता होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो अगली स्टेप में पहले एक आपका छोटा सा स्टेप इसका लिख देते हैं, ठीक है। सो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर विल बी गिवन बाय वी एम
इंटू आई एम साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, लगे तो इस माइनस को भी यहां पर ना रखें, ठीक है ना, इसको स्टार्टिंग में कहीं लगा दो। ओके, चलो, तो जो फॉर्मूला जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो फॉर्मूला क्या आपको दिखा देते हैं। तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। सो टू साइन ए कॉस बी इज सिंपली गिवन बाय साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, अगर आप चाहें इस फॉर्मूले को रट सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप के बाद क्या करना है उसको रट सकते हैं। ये साइन ए कॉस बी जो है वो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बस इस टू को मल्टीप्लीकेशन से हटा के हम यहाँ ले आते हैं किसमें, डिविजन में। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा, डिविजन में जाएगा, ठीक है। मतलब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बनेगा। करेक्ट, चलिए लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज को। सो देयरफॉर माय पावर विल बी गिवन बाय माइनस टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना। साइन ए कॉस बी क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी साइन ऑफ टू ओमेगा टी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होगा ओमेगा टी के माइनस ओमेगा टी जीरो, तो ये चीज बनेगी कितनी, जीरो के बराबर। करेक्ट, प्लस जीरो, साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू भी है नीचे, आप यहाँ लिखें चाहे यहाँ नीचे लिखें, टू फर्क नहीं पड़ता, सेम है। सो ओवरऑल आपका जो पावर आ रहा है वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस पावर है, कि पावर एट एनी इंस्टेंट, है ना, माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी। इसके अलावा एक और पावर निकलता है हमारा एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने के दिखाने के दो तरीके होते हैं। बहुत सी आपने बुक्स में देखा होगा कि यार एवरेज पावर को वो कैसे दिखाता है। वो बोलता है कि एवरेज पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर टू पाई समथिंग समथिंग। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको समझ में आए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो एवरेज पावर निकाल रहे हैं तो वी बेसिकली लुकिंग फॉर एवरेज ऑफ दिस अबव वैल्यू, ठीक है। सो एवरेज ऑफ माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी। करेक्ट, ठीक है ना। एक चीज तो ये कि अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है मैथमेटिक्स से तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो लिख के आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी कोई सवाल नहीं पूछेगी आपसे, बोलेगी ठीक है भाई साहब आपने जीरो लिखा सही किया, है ना। बिकॉज साइन के फंक्शन में कभी भी जब आप एवरेज निकालते हो तो जीरो होता है, क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं एक पूरी की पूरी साइकिल का, है ना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉस के बारे में भी बताया था कि हम एवरेज निकालते हैं एक पूरी की पूरी साइकिल का। तो एक साइकिल को जब आप उठा के देखोगे साइन की, है ना, तो साइकिल में आप जितना ऊपर जाते हो उतना ही आप नीचे आते हो। तो एवरेज में क्या होता है, इन सारे वैल्यूज का एडिशन होता है, तो सारी वैल्यूज का एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए अल्टीमेटली एवरेज बिकम्स इक्वल टू जीरो। और एक तरीका एवरेज को जीरो दिखाने का कि एवरेज में इंटीग्रेशन होता है। एक साइकिल मतलब जीरो से टू पाई का एक साइकिल होता है, तो एक साइकिल में इंटीग्रेशन करना है। सो किसका इंटीग्रेशन करना है, वी एम आई एम बाई टू साइन ऑफ टू मेगा टी का। तो हम क्या बोलेंगे सिंपली भाई, साइन का इंटीग्रेशन अगर मैं एक साइकिल में करूँ ये लगा के तो उसमें क्या आता है, जीरो ही आता है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन ही एवरेज होता है। तो दिस इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एवरेज पावर इक्वल्स टू जीरो। तो दो पावर दिखाने होते थे आपको, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस यहाँ से आ गया था, एवरेज आपने एवरेज करके निकाल दिया, खत्म बात। प्योरली इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज बची है इसकी, क्या बचा है, डायग्राम, कि आप एक ही एक्स एक्सिस में सिंपल सिर्फ एक सिंगल एक्स एक्सिस में किस तरीके से आप अपने वोल्टेज करंट और पावर को एक साथ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो प्लॉट करके दिखाया भी था, वापस से एक बार दिखाता हूं, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, पावर को भी रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो ये रहा आपके सामने कॉपी पेस्ट किया हुआ पावर का रिप्रेजेंटेशन, है ना। लेकिन आपको एक पावर का रिप्रेजेंटेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक सिखा रखा था, ठीक है। क्या बोलोगे, सबसे पहले मुझे वोल्टेज और करंट ड्रॉ करना है। तो वोल्टेज करंट ड्रॉ कैसे होगा, वोल्टेज हमारा ब्लू कलर से ड्रॉ होता है, लेकिन उसके पहले हमें मार्किंग करनी है, जीरो से लेकर टू पाई तक की मार्किंग करनी है। डिस्टेंसेस अच्छे खासे लंबे लंबे लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया जीरो से टू पाई का मार्किंग। सबसे पहले क्या बना दो, अपना वोल्टेज का ग्राफ बना दो। वोल्टेज का ग्राफ हमेशा साइन ग्राफ की तरह होता है, एक नॉर्मल साइन ग्राफ पाई पे यहाँ कट करता है और फिर आके घूम के वापस टू पाई पे जाता है, ठीक है। जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब उसके बाद जब भी करंट का ग्राफ बनाओगे तो मुझे देखना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना था, माइनस पाई बाई टू का। माइनस पाई बाई टू का मतलब थोड़ा नीचे से शुरू होगा ग्राफ, ठीक है। ऑल्सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कम जाती है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये थोड़ा नीचे के नीचे खेलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई टू पे जीरो बनेगा वो, फिर यहाँ पे बनता था क्या, थोड़ा ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर यहाँ वाली वैल्यू पे फिर क्या आएगा आपके, बैटरी 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 लो गई, चार्जिंग लगा देते हैं, हाँ जी, ठीक है। फिर आगे हो गया ये, हाँ इस पे वापस से इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे यहाँ जाओगे तो फिर वापस से उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बट नीचे की तरफ, ठीक है। तो करंट का ग्राफ कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, थोड़ी जो उसका टॉप पार्ट होता है वो पूरे टॉप तक नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा कम तक जाएगा और ये चलता जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से करंट का ग्राफ हो गया।
अब जब हम क्या बनाते हैं, आपके पावर का ग्राफ बनाते हैं, तो पावर का ग्राफ भी रटने की जरूरत नहीं है। पावर होता है आपका वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो यहां से लेके यहां तक के बीच में, ठीक है, इधर तक इस रीजन में अगर आप देखोगे तो आपका करंट नेगेटिव है और वोल्टेज पॉजिटिव है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, मतलब पावर तो मेरा नीचे से निकलेगा, ठीक है। ऑल्सो करंट कहां पे जीरो हो रहा है, करंट यहाँ पे जीरो हो रहा है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो जहां करंट जीरो रहा पावर जीरो होगा। तो पावर यहां भी जीरो रहेगा, पावर यहां भी जीरो रहेगा, मतलब पावर नीचे से घूम के आ रहा होगा। कैसे पता नीचे से घूम के आ रहा होगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव बनेगा। और जब भी पावर बनाते हो पावर की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको बहुत लंबा सा बनाते हैं हमेशा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। वोल्टेज के कंपैरिजन में तो काफी लंबा बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो आगे जाके देखो करंट कहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, लेकिन इसके पहले वोल्टेज जीरो हो गया। वोल्टेज जीरो हुआ तो भी पावर जीरो बनता है, मतलब पावर इधर भी जीरो होगा। लेकिन इस बार यहां से यहां तक के बीच में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब पावर वैसा ही ऊपर से घूम के आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, मतलब नीचे से जाएगा, और करंट जीरो हो रहा तो यहाँ पे पावर जीरो बनेगा, तो फिर ये होगा। दो बना लिया तो फिर बाकी के जो है वो आराम से खुद ही खुद बनते जाते हैं, ठीक है ना, कर्व के फॉर्म में। और कई बार इसको ऐसे शेड भी करा जाता है पावर के ग्राफ को। तो जैसा आपका मन करे कर दीजिएगा, थोड़ा समय में मिल रहा है तो करके दिखाइएगा। मन करे तो थोड़ा ब्लू और रेड कलर का पेन लेके जाइएगा, है ना। ऐसे कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है, बट क्या है थोड़ा बहुत भी अगर आपने जरा सही तरीके से चीजों को बना के दिखा दिया ना, एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है ना। तो उस चक्कर में होता क्या है कि कई बार हो सकता है आपके आगे के आंसर्स उतने अच्छे से चेक ना करे, शायद कह रहा हूँ ह्यूमन मेंटालिटी यार, कि कोई अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है तो शायद बिना देखे वो आपके आंसर्स आगे चेक करते जाए, है ना। ठीक है। सो ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अगेन जैसे मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं, थोड़े लॉजिक लगाते जाओ, ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, कहाँ ऊपर जाएगा कहाँ नीचे जाएगा। बेसिक लॉजिक है, जहां नेगेटिव है नीचे से जाएगा, जहां पॉजिटिव है ऊपर से जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझ में आता है, वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव तो नीचे से बनेगा टोटल, दोनों पॉजिटिव तो ऊपर से बनेगा। ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे पावर जीरो होता है, वोल्टेज और करंट में से कोई भी एक जीरो हो गया तो पावर वहां जीरो हो जाएगा। यहाँ करंट जीरो हुआ तो यहाँ पावर जीरो होगा, यहाँ वोल्टेज जीरो होगा यहाँ पावर जीरो हो जाएगा, यहाँ फिर करंट जीरो हो गया यहाँ पावर फिर जीरो हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी घूम रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसको 2 ओमेगा टी के फॉर्म में भी बना के दिखाते हैं, बट मैं एक बेसिक तरीका तुम्हें दिखा रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। वी और आई का ग्राफ हमें दिख रहा होता है, उसी के ग्राफ की हेल्प से हम अपना पावर का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। चलिए, सो लॉजिक्स क्लियर है, पाई बाय टू यहाँ ऑब्वियसली रहेगा, बना दीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ प्योरली इंडक्टिव सर्किट का हमने फेस पावर का फेस डायग्राम भी देख लिया है। तो इंडक्टिव सर्किट कैसा है हमारा पूरी तरह से खत्म है। अब हमें नेक्स्ट किस पे मूव करना है, अपने कैपेसिटिव सर्किट पे मूव करना है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो इनके कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। बस मुझे लगता नहीं कि वीडियो लेंदी जा रहा है, तो आराम से हम इसमें कर सकते हैं उनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर लेते हैं, ओके। चलिए, प्योरली कैपेसिटर सर्किट की शुरुआत कैसे करेंगे, पहले जान लो यार, कैपेसिटर होता है एक, कुछ तो होता है, ठीक है। कैपेसिटर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से उसका खुद का एक करंट क्रिएट होगा, है ना। करंट क्रिएट होगा तो उस करंट को हम वेव फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज के साथ साथ। उसका करंट क्रिएट होगा, उसका करंट का थोड़ा सा फेज डिफरेंस हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो पूरी तरह से अलाइंड हो या ना हो, है ना। तो अलाइंड नहीं रहेगा तो उसका फेज के फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से वो एक्चुअली अलाइंड है, किस तरीके से नहीं है। और लास्ट में इसका पावर निकालना पड़ेगा, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। चलिए, सो रेजिस्टेंस वगैरह सब बनेगा बाद में, लेकिन सबसे पहली शुरुआत किससे करते हैं हम हमेशा, जो चीज हमें पता है। और हमें पता है वोल्टेज, एंड माय वोल्टेज इज गिवन बाय वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट। चलो, अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसका हमें यूज करना है, विच इज Q इज इक्वल टू C इंटू वी। की चार्ज जो होता है कैपेसिटर के अंदर, दैट इज गिवन बाय कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, ठीक है। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारा काफी सारा काम बन जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारा करंट का एक्सप्रेशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू C इंटू वोल्टेज क्या है मेरा, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि यार मुझे एक्सप्रेशन किसका चाहिए है, करंट का चाहिए है। लेकिन मुझे यहाँ पे करंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे बेसिक नॉलेज पता है कि करंट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डी क्यू बाई डी टी। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप इस क्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, है ना, आप सिंपली यहाँ पे लिख के बोल सकते हैं कि ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है,
क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा और राइट साइड में आपका डी बाई डी टी ऑफ ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ क्यू कर रहे हैं पहले, और यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ बचा कुचा। बचा कुचा क्या है, सी है मेरा कैपेसिटेंस और फिर साथ में वी एम है एंड साइन ऑफ ओमेगा टी भी है। करेक्ट, डी क्यू बाई डी टी चार्ज होता है, उसको आप करंट से रिप्लेस कर दोगे। सी और वी एम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के बराबर होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वी एम इंटू कैपेसिटेंस, साइन का क्या होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, और एक कंपोजिट फंक्शन है ओमेगा टी का, वापस से डिफरेंशिएशन होगा तो इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओके, सो करंट इज इक्वल टू वी एम इंटू कैपेसिटेंस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको जरा हम क्या करेंगे, थोड़ा अपने फेवरेबल फॉर्मेट में लिख लेंगे, है ना, ऐसा फॉर्मेट से देख के हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये देखो, दिस इज आई इज इक्वल टू, जो कैपेसिटेंस है उसको लिख लीजिए आप, जो ओमेगा है उसे लिख लीजिए, और साथ में क्या आपके पास वी एम, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इस सी डब्ल्यू को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय समथिंग, तो वोल्टेज के नीचे डिनोमिनेटर में जो भी आता है वो रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे सी डब्ल्यू न्यूमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जाके क्या बनेगा, वन अपॉन डब्ल्यू सी या ओमेगा सी बोलेंगे इसको। ठीक है, वन अपॉन ओमेगा सी। ये करना बहुत जरूरी होता है, जैसे हम पहले इंडक्टर वाले में कर रहे थे, तो उसमें डायरेक्टली नीचे आ गया था ओमेगा, लेकिन यहाँ पे वन अपॉन करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी साथ में, है ना। तो ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, इस कैपेसिटर के द्वारा क्रिएट किया हुआ रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स सी से डिनोट करते हैं। जैसे आपके इंडक्टर वाले को एक्स एल से डिनोट करते थे, इसको एक्स सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो कॉस ऑफ ओमेगा टी आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है, इसे डिनोटेड बाय एक्स सी, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर। ओके, चलो यहाँ तक का नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखेंगे, है ना। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या देता है, करंट देता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज है और ये करंट है, इसका मतलब अगले स्टेप में हम इस पूरे को करंट से रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट, चलो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूँ और इसकी लास्ट स्टेप को भी यहीं लिख देता हूँ, उसके बाद हम इरेज करके थोड़ी और जगह बनाएंगे दूसरे कामों के लिए। ठीक है, तो चलिए फाइनली आप बोल सकते हो आई इज गिवन बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज करंट ओनली, और आई वी एम के साथ आ रहा तो आई एम कहलाएगा, तो आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, चलिए, तो वोल्टेज हमारे सामने है ऑलरेडी प्रेजेंट, कितना है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट हमने निकाल लिया है, लेकिन करंट किसका फंक्शन है, आपका करंट मेरा बन रहा है कॉस का फंक्शन, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को साइन के फंक्शन में लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दोनों साइन के फंक्शन में होंगे तभी मुझे ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू मिलेगा, जहां से मैं अपने फेज डिफरेंस के साथ में खेल पाऊंगा। ठीक है, सो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ और आगे का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। ओके, जगह बन गई है, दोनों के दोनों साइन के फॉर्म में होने चाहिए। कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 90 प्लस थीटा। ठीक है, सो आई एम कॉस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ, साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बिकम्स कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन 90 प्लस थीटा। हमारा फेवरेबल फॉर्मेट ये कहता है कि भाई पाई बाय टू को बाद में लिखिएगा, ओमेगा टी पहले लिखिएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, चलिए, तो असल में आप देख सकते हैं वोल्टेज इज गिवन बाय वी एम साइन ओमेगा टी, बट करंट इज गिवन बाय आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है। पाई बाय टू प्लस का फेज डिफरेंस आने का मतलब क्या हुआ कि आप बेसिक लॉजिक से बोल सकते हैं कि साइन तो मेरा नॉर्मली चलेगा, लेकिन प्लस पाई बाय टू होने की वजह से मेरा करंट थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। क्या एकदम बराबर से शुरू होगा, नहीं नहीं, करंट की वैल्यू थोड़ी कम होती है तो थोड़ा नीचे से शुरू होगा, और ऊपर से शुरू होगा तो ऑब्वियसली कहाँ आएगा, नीचे की तरफ पहले आएगा। नीचे की तरफ पहले आएगा, फिर यहाँ से सांस से चल के नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे खेलेगा। कभी भी वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच नहीं करेगा, हमेशा थोड़ा मैक्सिमम वैल्यू से कम ही रहेगा। ठीक है, जहां जहां पे साइन मैक्सिमम बनता है वहां पे करंट जीरो बनेगा, जहां पे साइन मिनिमम बनता है वहां पे करंट मैक्सिमम बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम खेल सकते हैं। हालांकि ऐसे रफ प्लॉटिंग नहीं करना है, थोड़ा शिद्दत से अच्छी प्लॉटिंग करना है, ऐसी प्लॉटिंग करना हो जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, इमेज आपको दिखा रखी है, ऐसी प्लॉटिंग करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। अगेन प्लॉटिंग अगर आप देखना चाहते हो होती हुई, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। दो इमेजेस है, दो थे आपके पास में, है ना, साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, तो हमेशा जनरली हम ब्लू कलर से वोल्टेज प्लॉट करते थे, वोल्टेज क्या था, सीधे साइन ओमेगा टी, उसके लिए जीरो हो गया, थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे अच्छे नंबर लीजिएगा, पाई हो गया, और डिस्टेंस पे टू पाई हो गया। ठीक है, बढ़िया अच्छे से ऊपर से कर्व आएगा, साइन का बड़ा वाला बनाइएगा,
ठीक है, क्योंकि करंट का कर्व जो है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? बिकॉज करंट हमेशा वोल्टेज से मैग्नीट्यूड से कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होगा। क्या करंट भी ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा। करंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, ये इतने से शुरू होगा नहीं, थोड़ा नीचे से शुरू होगा इसके, ठीक है। जहां इसकी वैल्यू मैक्सिमम है वहां ये मिनिमम पे गिरेगा, जहां ये मिनिमम पे है वहां ये मैक्सिमम पे गिरेगा, ठीक है, नेगेटिव में। जहां ये मैक्सिमम है यहाँ फिर मिनिमम पे गिरेगा, जहां मिनिमम है यहाँ फिर ये मैक्सिमम पे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आएगा आएगा आएगा, ठीक है, जाएगा जाएगा जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, बहते ही जाएगा बहते ही जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको प्लॉट को कंप्लीट करिएगा, है ना। 2 पाई से आप थोड़ा और लेके जा सकते हैं इसको, और ऊपर से लेके इधर, है ना, ताकि कर्व जो है वो थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ दिखे, है ना। ये मैक्सिमम पे आ चुका है, अब ये मिनिमम पे जाएगा बस, ठीक है। और यहाँ से फिर थोड़ा और नीचे भी खींच सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, वोल्टेज और करंट बन चुके हैं आपके सामने, और पावर की डेरिवेशन हमको दिखानी है पहले बना के। लेकिन मैं जैसे आपसे हमेशा एक चीज बोलता था कि पावर की डेरिवेशन दिखानी तो है हमको बना के, ठीक है, लेकिन हम यहीं की यहीं पावर आपको बना के दिखा सकते हैं, हालांकि हम बाद में फिर से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहीं की यहीं भी पावर आपको बना के दिखा सकता हूँ। कैसे? देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो जहां जहां पे करंट जीरो हो रहा है वहां पे पावर क्या होगा? जीरो बनेगा। जहां जहां पे वोल्टेज जीरो हो रहा है वहां पे भी पावर क्या होगा? जीरो बनेगा, ठीक है ना। तो इधर भी वोल्टेज जीरो हो रहा है तो इधर पावर जीरो बनेगा, ठीक है। इधर फिर करंट जीरो हो रहा है तो इधर पावर फिर से जीरो बनेगा, ठीक है। इधर फिर वोल्टेज जीरो बन रहा है तो इधर फिर वापस से पावर आपका जीरो बनेगा। मतलब पावर जो है वो इन पॉइंट्स पे जीरो बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, और तो पावर जो है वो पॉजिटिव बनेगा, घूम के आएगा और काफी ऊपर से घूम के आएगा वोल्टेज के, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब पावर नेगेटिव बनेगा तो नीचे जाएगा, और कहाँ जहां भी जाए घूम के वापस इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे फिर जीरो बनना है पावर को, इस पॉइंट पे फिर जीरो बनना है, लेकिन इस बार दोनों क्या नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। दो नेगेटिव्स मिला के क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वही है, दो बन गया तो तीसरे से तो काम नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बहुत लोग शेड करके दिखाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फिर शेड करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट उसमें पावर बना के दिखाऊंगा नहीं, हालांकि पावर आपको यहाँ बनाना नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट बनाना होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि वोल्टेज और करंट बनाते ही आपका पावर वहीं के वहीं बनने लगता है, इसलिए सिखाने के लिए मैं आपको यही बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए ना, क्या क्या देख लिया आपने? हमने देखा कि भैया करंट का एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, बनाते बनाते हमें क्या मिल जाता है? रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। वेव फॉर्म्स देखने में बड़े आसान है, प्लस पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है, तो हम थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं, माइनस थोड़ा नीचे से शुरू करते थे, ठीक है। पावर का डेरिवेशन बाकी है, वेव फॉर्म हमने दिखा रखा है, सिर्फ क्या बच रहा है? फेज डायग्राम बच रहा है, ठीक है। फेज डायग्राम कैसे दिखाएंगे? सिंपल है यार, पहले भी आपको सिखा रखा था, कुछ नहीं करना है, बेसिक सा लॉजिक है कि आपका वोल्टेज तो फिक्स रहता है, ब्लू कलर से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। अब करंट क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। नोट्स बनाए हो तो देख लो, उसमें करंट आया क्या? ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। मतलब इस बार मेरा पीछे नहीं रह रहा है करंट, पहले जो ऑलरेडी चल रहा है उससे और आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो फेज लीड कर रहा है इसका, है ना। तो कितने से लीड कर रहा है? पाई बाय टू से लीड कर रहा है। किसको लीड कर रहा है? वोल्टेज को लीड कर रहा है, ठीक है। मेरा जो करंट है ना, वो अपने वोल्टेज से पाई बाय टू आगे से चल रहा है, ठीक है। इंडक्टर में कैसा होता था? इंडक्टर में करंट पाई बाय टू पीछे से चल रहा होता था, तो वोल्टेज रहता था और करंट पीछे से चल रहा होता था, तो पीछे से इसको कैच करने की कोशिश कर रहा होता था। कैपेसिटर में ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, मतलब आगे लीड कर रहा है, ठीक है। चलो, अब बस बचा है पावर के बारे में डिस्कशन, जिसको हम फटाक से लिख के दिखा देते हैं, है ना। पावर की वैल्यू से ही पावर का आंसर आएगा, बिल्कुल डेफिनेशन डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, काम आपका देखो कितने आसानी से बनेगा। पावर क्या होता है हमारा? वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अब हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को यूज कर रहे हैं, तो पावर इंस्टेंटेनियस वाला ही मिलेगा हमको, ठीक है। वोल्टेज फिक्स है हमेशा, हर उसमें यही होता है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करना करंट से, और करंट की वैल्यू क्या है हमारी? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है ना। तो ये हो गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जैसे मैंने आपको बताया था इंडक्टर के टाइम पे भी, इसको साइन मत रखा करो, कॉस ही रख दिया करो, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा ओनली, कॉस ऑफ ओमेगा टी था। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एक ही याद करना पड़ेगा हमको। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? टू साइन ए कॉस बी होता है। ये किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मूला देखना चाहो, रटना चाहो, रख सकते हो, अगर नहीं रटना है तो भी कोई टेंशन की जरूरत, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस इन दोनों को ऐड अप करना है एक बार, और दूसरी बार इन दोनों को माइनस माइनस करना है, ठीक है। ऐसे भी आप ऊपर से दिमाग में याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो फाइनली आप कह सकते हैं कि आपका पावर इज गिवन बाय वी एम, तो ऑलरेडी है आपके पास में, आई एम है, साइन ए कॉस बी, है ना। तो ये क्या आएगा? ये टू नीचे की तरफ आएगा, है ना।
तो वी एम आई एम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। सो ओके, साइन ए प्लस बी इज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इज 2 ओमेगा टी, करेक्ट है ना। एंड साइन ए माइनस बी से 0 बन जाएगा और साथ ही साथ ये जो 2 था वो नीचे की आएगा, तो बी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 साइन 2। सिंपल लॉजिक था, फटाफट से बनाया, डाल दिया हमने, खत्म कर, ठीक है। अब देखिएगा यार, पावर आपका क्या आ रहा है, पावर आ रहा है आपका वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ओके, क्या ये पावर में कोई आपका कांस्टेंट वाला कंपोनेंट है? कोई कांस्टेंट वाला कंपोनेंट नहीं है, रजिस्टर की तरह कोई कांस्टेंट कंपोनेंट नहीं है। वेरिएबल कंपोनेंट है क्या? हाँ, वेरिएबल कंपोनेंट तो दिख रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल कंपोनेंट है, ठीक है। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस पावर तो आपका आ चुका है। जब आप एवरेज पावर की बात करेंगे, तो एवरेज पावर क्या होगा? बेसिकली एवरेज ऑफ दिस थिंग, है ना। So this is Vm Im divided by 2 sin of 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। चलिए, सो आपके एवरेज पावर को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू इसका एवरेज। अब देखो, कभी भी आप अगर एवरेज निकालने जाते हो ना, तो आप डायरेक्टली इसको इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि साइन का एवरेज जो बनता है वो हमेशा जीरो बनता है, क्योंकि साइन का एवरेज क्या होता है? साइन का एवरेज मैंने ऐसे बना के दिखाया था आपको, इन सब का सम और इन सब का सम बनता क्या है? जीरो बनता है, ठीक है। या फिर आप वैसे नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे? इंटीग्रेशन दिखा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, है ना। और इस पूरे का दिस इज नथिंग बट वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2, करेक्ट। ये बन गया आपका काम। और ये जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? जीरो होता है, तो एवरेज पावर क्या बनेगा? जीरो। इंडक्टिव सर्किट में भी एवरेज पावर जीरो आता है, कैपेसिटिव सर्किट में भी एवरेज पावर जीरो आता है, क्योंकि दोनों ही सर्किट्स में आपका कोई भी कांस्टेंट कंपोनेंट नहीं बन रहा होता, जैसे रेजिस्टेंस के वाले सर्किट में बना था, ठीक है ना। सो यहाँ से आप एवरेज पावर जीरो हो गया, यहाँ से आपका वी एम आई एम टू साइन 2 ओमेगा टी आपका आ चुका, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस पावर बता दिया, एवरेज पावर बता दिया। डायग्राम किस तरीके से दिखेगा पावर का, मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, ठीक है। और बना बनाया डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने प्लीज, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पावर बना के दिखाया था, साइन ऐसे बना देना, पाई बाई 2 प्लस में चल रहा है, तो फिर आप बोलोगे भैया करंट बनाना है तो करंट थोड़ा नीचे से शुरू करिएगा और ध्यान से देखिएगा कि ये इसके मैक्सिमम में मिनिमम पे जाएगा, इसके मैक्सिमम पे मिनिमम इससे चला जाएगा। और जब पावर बनेगा तो पावर एकदम बड़ा बड़ा बनेगा, जहां पर भी जीरो बन रहा है वहां पावर लौट के आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव है तो नीचे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फिर ऊपर से, पॉजिटिव नेगेटिव नीचे से, और फिर उसकी शेडिंग हो जाएगी। लॉजिक दिमाग में रखिएगा तो आराम से आपका डायग्राम बहुत अच्छे से बन के दिख जाएगा, जो कि यहाँ फेयरली बना के दिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, सो एक बार देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी बनी है। अगर ज्यादा नहीं होगी तो इसमें आगे कंटिन्यूशन कर देंगे, ज्यादा लंबी बनेगी तो नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं जरा क्या क्या बचा हुआ है पढ़ने के लिए।